हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के डेमो 2 मिशन के बारे में। ये मिशन यूएसए की जो निर्भरता है रशिया पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ये खत्म कर देगा। डिस्कस करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। उस सब के अलावा गूगल प्ले स्टोर पर ऑफिशियल स्टडी आईक्यू ऐप अवेलेबल है। इस ऐप में आप वेरियस कोर्सेज परचेज कर सकते हैं इंक्लूडिंग आर यूपीएससी कोर्स। घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो डाउनलोड स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। अब बात करते हैं यूएस की डिपेंडेंस की ऑन रशिया। नाउ ये जो सेंटेंस है शायद आप में से कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, मगर पिछले 10 सालों में यूएस डिपेंड कर रहा था रशिया पे कि रशिया ही उनके सारे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर ओवरऑल स्पेस में कोई और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए भेजेगा। तो होता क्या था कि अगर मान लो यूएसए को एक एस्ट्रोनॉट भेजना है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो रशिया कहता था कि हमारा जो सुएज रॉकेट है हम इसको यूज़ करेंगे, हम चार्ज करेंगे आपको $86 मिलियन, आप हमको ये पे करिए, आपको एक सीट मिल जाएगी और हम आपके एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां भी आप पहुंचाना चाहते हैं हम पहुंचा देंगे। और यूएस के लिए मैं कहूँगा काफ़ी हद तक एम्बैरेसिंग था कि एक दशक तक वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे ऑन रशिया। कई स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स और बुक्स में ये भी लिखा है कि जब रशिया ने क्राइमिया पेनिनसुला हथिया लिया था फ्रॉम यूक्रेन, उस वक्त यूएस ज़्यादा अग्रेसिवली रशिया से डील इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि यूएस का जो स्पेस मिशन है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था ऑन रशियंस। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि नासा क्लियरली ज़्यादा फंडेड है, इनके पास बजट ज़्यादा है और ओवरऑल नासा के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इनके पास सैटेलाइट ज़्यादा है। तो नासा रशिया पे डिपेंडेंट कैसे हो गया फॉर जस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में देखें तो नासा ने काफ़ी अचीवमेंट ज़्यादा करी हैं कंपेयर टू यूएसएसआर। फॉर एग्जांपल यूएसएसआर या रशिया आज तक मून पर एक भी व्यक्ति नहीं भेज पाया। यूएस 12 एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पर भेज चुका है और कई उनके एस्ट्रोनॉट्स मून को ऑर्बिट करके वापस आ चुके हैं। तो नासा की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई इन फ्रंट ऑफ रशिया? वेल, इसका सिंपल रीज़न है मिस मैनेजमेंट। क्या था कि 2004 में जो उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, इन्होंने ये अनाउंस किया कि नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है, स्पेस शटल प्रोग्राम से ही उस वक्त नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाता था। तो यूएस ने ये कहा कि जो उनका स्पेस शटल प्रोग्राम है ये काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका है, इसको ये रिटायर कर देंगे 2010 में और उसके बाद एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और फिर वो प्रोग्राम से यहाँ पे मेरा मतलब है सीरीज ऑफ रॉकेट्स। तो वो जो नए सीरीज ऑफ रॉकेट्स होंगे वो फिर यूएस एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि यूएस ने जो फंडिंग प्रोवाइड करी थी नासा को, ये इनिशियली नासा को काफ़ी लगी नहीं। इन्होंने फंड में रेज मांगा, यूएस गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स करने में टाइम लगा दिया, तो कुछ मिसमैनेजमेंट हुई, कम्युनिकेशन की कमी हुई, उसकी वजह से जो डिले था ये 4 से लेकर 5 साल तक बढ़ गया। मगर नासा घबराया नहीं क्योंकि नासा को पता था कि रशिया के साथ उनके ठीक ठाक रिलेशंस हैं। उस वक्त क्राइमिया इंसिडेंट जरा कुछ हुआ नहीं था, तो उस वक्त नासा ने ये सोचा कि जो सुएज रॉकेट्स है रशिया के वो रेंट पे ले सकते हैं और रशिया को पे करके वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजते रहेंगे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि जो नासा का रॉकेट प्रोग्राम था ये आगे बढ़ नहीं रहा था, इसमें कुछ तरक्की हो नहीं रही थी और इसकी वजह से नासा कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया ऑन रशिया। इसका सिंपल रीज़न था मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग उस वक्त के हिसाब से कम होना। तो फाइनली फिर नासा ने क्या किया, अपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि बोइंग और स्पेस एक्स, इनको कहा कि हम आपको देंगे $8 बिलियन, $8 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और आप डेवलप करो टेक्नोलॉजी टू पुट ह्यूमन बीइंग्स इनटू स्पेस। हमारी जो डिपेंडेंस है रशिया पे वो ख़त्म करो। तो नासा ने बेसिकली प्राइवेटाइज कर दिया ये काम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया फ्रॉम इलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स ने कहा कि बिल्कुल हम 2020 में ही आपके एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले ऐसे आर्टिकल्स बहुत से आए थे यूएसए लास्ट सुएज फ्लाइट, नासा एंड्स रिलायंस ऑन रशिया विथ फाइनल लॉन्च बिफोर क्रू ड्रैगन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फाइनली जो नासा की डिपेंडेंस है, निर्भरता थी रशिया पे, ये खत्म हो चुकी है। अब नासा ड्रैगन 9 रॉकेट से अपने एस्ट्रोनॉट्स
अपनी धरती से स्पेस में भेज पाएगा। सो यहाँ पे आता है डेमो 2 मिशन। डेमो 2 मिशन के अंडर स्पेसएक्स नासा के एस्ट्रोनॉट्स को 27 मई 2020 को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा और यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे फैल्कन 9 रॉकेट को। अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है, जो लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो 9 साल में पहली बार नासा अपनी धरती से एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज रहा होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ड्रैगन 9 रॉकेट है, इसको यूज़ किया जाएगा। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब कि लॉन्च होने के बाद ये वापस धरती पे आ जाएगा और स्पेसएक्स इसको बाद में फ्यूचर में यूज़ भी कर पाएगा। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये फैल्कन 9 रॉकेट है ये GSLV Mk3 के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा आंसर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली जो इंडिया का सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग रॉकेट है GSLV Mk3, लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड कैरी करने की जो इसकी कैपेसिटी है ये है 8000 kg। इसके कंपैरिजन में आप अगर फैल्कन 9 को देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये ऑलमोस्ट 23,000 kg, एक्चुअली ये खुद कहते हैं कि 22,800 kg, तो काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 गुना ज़्यादा ये वजन कैरी कर सकता है टू स्पेस। और तो और स्पेसएक्स ये भी कहता है कि फैल्कन 9 मार्स तक भी 4000 kg का जो पेलोड है, पेलोड का मतलब होता है एस्ट्रोनॉट्स, अंदर कोई इक्विपमेंट, उनके लिए खाना, वेरियस कुछ भी वजन बेसिकली पेलोड कैरी कर सकता है टू इवन मार्स। और स्पेसएक्स ने क्या किया है कि एक खास कैप्सूल भी डेवलप करी है इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए, क्योंकि फैल्कन 9 रॉकेट एक सर्टेन लिमिट तक इनको लॉन्च करेगा। उसके बाद इस कैप्सूल में बैठकर ये एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचेंगे। ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये धरती के सरफेस से करीब 400 किलोमीटर ऊंचा होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पेसएक्स ने नए स्पेस सूट्स, नए हेलमेट्स, सब कुछ मॉडर्नाइज कर दिया है। जो पुराने क्लासिक गोल हेलमेट होते थे वो अब जा चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट। और देखो यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। लेसन ये है कि आगे जाकर अगर हमारा जो स्पेस मिशन है इसमें हमको डेवलपमेंट करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें मस्ट है। हमें अपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को यहाँ पे लाना होगा। इनिशियली अगर भारत सरकार को उसके लिए प्राइवेट कंपनीज़ को कुछ अमाउंट देना भी पड़े तो मेरे हिसाब से ये भी सही आइडिया है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई कंपनी अपने हिसाब से 2 या 3 बिलियन डॉलर्स खर्च देगी और बिल्कुल एक नई फील्ड में एंटर करेगी जहाँ पे उनको पता नहीं है कि करना क्या है। तो कहीं ना कहीं इसरो को विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करना चाहिए कि एक प्लान बनाए, अपनी जो टेक्नोलॉजी है लॉन्च की ये शेयर करें किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, उनको फंडिंग प्रोवाइड करें, उनको बोले कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आप इस कैपेसिटी का रॉकेट इतने साल में हमारे लिए बनाकर दिखाओ। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी ट्रस्ट आपको दिखाना होगा, एक फेथ दिखाना होगा कंपनी पे कि कंपनी आपको फेल करेगी नहीं, मगर कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट कंपनीज़ को भी एम्पावर करना होगा। नहीं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस की इंडस्ट्री में इंडिया ओवरऑल काफ़ी पीछे रह जाएगा। सो दिस इज़ नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।